ओके हेलो, चलिए बेटा शुरू करें अपन क्लास आज की। हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या शुरू करेंगे बेटा आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या करने वाले बेटा आज हम शुरू एक नया चैप्टर क्लास 10th की ज्योग्राफी का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये दो वर्ड हैं। यहां पर कंफ्यूजन कई बार चैप्टर का हेडिंग पढ़ के ये आता है कि बच्चा समझता है कि हम इंडस्ट्रीज के बनाने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कैसे बनती है। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन किस तरह से होता है। हमें वो सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं। क्या नाम है चैप्टर का? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो ऑनलाइन बच्चे हैं, एक बार मुझे अपना माइक ऑन करके कंफर्म कर दें कि क्या आपको मेरी आवाज ठीक ठीक आ रही है? नो सर, सही से आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब आवाज साउंड कम है या ज्यादा है? साउंड की दिक्कत है या कुछ नेटवर्क इश्यू है बेटा? सर आप साउंड इशू ही है। मतलब साउंड कम है? नहीं, मतलब आपकी आवाज भी स्लो हो जाती है। अच्छा, क्लास होते होते आवाज स्लो हो जाती है? हाँ सर। एक सेकेंड, अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? सर अभी सही आ रही है आपकी आवाज। चलिए शुरू करते हैं अपन। हाँ देखिए बेटा, क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन किस तरह से होगा वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और इस चैप्टर के अंदर समझना है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर एटर्नल क्लासेस की तरफ से। तो देखिए क्या है हमारे चैप्टर की थीम। हमारा चैप्टर शुरू होता है एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसकी स्टोरी आपको चैप्टर में दी हुई है। स्टोरी किसकी दी हुई है? हरीश की। हरीश क्या करता है? हरीश एक बच्चा है, वो अपने पिताजी के साथ, किसके साथ? हरीश अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है। दीपावली का समय है, अभी थोड़े दिन पहले दीपावली निकली है। आप सबने भी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, तो आप भी अपने पापा के साथ गए होंगे। कहाँ गए होंगे? मार्केट में गए होंगे, सामान खरीदने गए होंगे, मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ आप बाजार गए होंगे। तो उसी तरह से हरीश भी बाजार जाता है अपने फादर के साथ, और वो वहां पर दिवाली के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है। जैसे दीपक खरीदता है, जैसे ये जो डेकोरेशन की चीजें खरीदता है, फटाके खरीदता है, मिठाइयां खरीदता है, लाइट्स परचेज करता है, बहुत सारी चीजें क्या करता है वो परचेज करता है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये सारी चीजें यहां पर आई कैसे? इस दुकान के पास, इस दुकानदार के पास ये सारी चीजें कहां से आई? क्या ये अपने घर से लेकर आया है? क्या इसने इन सारी चीजों को अपने घर पे बैठ के बनाया है? तो वो अपने पिताजी से बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि ये सब चीजें कैसे आई, दुनिया में ये चीजें आई कैसे? तब उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा ये सारी चीजें, चाहे हम डेकोरेशन के लिए लाइटिंग देख लें, चाहे फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स देख लें, चाहे हम दिए देख लें, चाहे फटाके देख लें, कुछ भी देख लें, ये सब चीजें कहां बनी है? इन सब का प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रीज में। कहां हुआ इन सब का प्रोडक्शन? इन सब का प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहां पर इन सब चीजों को बहुत बड़े लेवल पर बनाया जाता है, और वहां से जो मैन्युफैक्चरर है, इनको बनाने वाला है, वो इन दुकानदारों को बेचता है, ये दुकानदार हमको बेच देते हैं। बोले कैसे बनती है? बोले इनको बनाने के लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर से आए, चाहे वो मिनरल्स के थ्रू आए, वो सब चीजें क्या आएंगी आपकी? उनको रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज के अंदर यूज लिया जाता है, और फिर इनको, इनसे क्या किया जाता है? गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उनको हम कंज्यूम करते हैं।
हरीश को अच्छा लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी हुई, वेट किया, क्लास 10th में आया, आपकी तरह ये चैप्टर पढ़ा, और तब उसके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है। वही चीजें अब हमें यहां पर समझनी है, जैसे हरीश को समझ में आ गई वैसे आपको भी यहां पर समझ में आ जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, चलिए एक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है चैप्टर। पहला शब्द है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वस्तुओं का निर्माण करना। क्या करना, वस्तुओं का निर्माण करना। देखो ध्यान से समझना, ध्यान समझना बेटा कि हमारे पास दो सेक्टर हैं। हम बात करें अगर, तो हम दो सेक्टर्स की अगर अब बात करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा बेटा, वो क्रॉप्स होंगी। अब इन क्रॉप्स को क्या करते हैं हम, कुछ को तो डायरेक्टली डोमेस्टिक वे में कंज्यूम करते हैं, और कुछ क्रॉप्स को कहां भेज दिया जाता है, सेंड टू फैक्ट्रीज। कहां भेज दिया जाता है इनको, फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है बेटा फैक्ट्रीज के अंदर, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों भेजा जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, ताकि इन फैक्ट्रीज में क्या होता है, इनके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। मतलब इनके ऊपर कुछ और काम किया जाता है और इससे एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है। क्या होता है, इनसे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग। एक रॉ मटेरियल से, किसी एक वस्तु से, किसी एक प्रोडक्ट से कोई नया प्रोडक्ट तैयार करना, किसी एक प्रोडक्ट से कोई नया प्रोडक्ट तैयार करना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। प्लास्टिक से चेयर बना दी, जो लीड मिला, शीशा जो मिला, उससे आपके ग्लासेस बन गए, आपकी वॉच बन गई प्लास्टिक से, आपका पेन बन गया प्लास्टिक से। तो एक पर्टिकुलर कंटेंट था, जैसे फैब्रिक में कॉटन हुआ, कॉटन से क्या बन गए, कपड़े बन गए, जो कपड़े मैंने पहने हुए, जो कपड़े आप लोगों ने पहने हुए, उन कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये सब क्या कहलाता है, एक प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर। जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, चाहे वो छोटा सा वर्कशॉप हो, छोटा वर्कशॉप मतलब कोई घर पे बैठकर छोटा सा काम कर रहा हो, वो भी क्या कहलाता है, इंडस्ट्रीज का ही पार्ट कहलाएगा। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज के बारे में बात समझ में आई। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या दिया है, देखो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन करना। क्या करना बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा, मिनरल से आएगा। उससे क्या करेंगे हम, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अच्छा, अब जो नया प्रोडक्ट होगा ना, उसकी वैल्यू पुराने प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वीट। वीट मार्केट में 20 रुपीज केजी मिल जाता है, लेकिन क्या वीट से बनने वाला बिस्किट भी 20 रुपीज केजी मिल जाता है क्या, नहीं, क्योंकि वीट से जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। एग्जांपल दिया है, कॉटन से कपड़े बन गए, ये जो आपकी लकड़ी है, वुड, इससे क्या बन जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है। सब क्या होगा, प्रोसेसिंग। एक प्रोसेस करके कपड़े बना दिए जाएंगे, प्रोसेस करके पेपर बना दिया जाएगा, प्रोसेस करके शुगर बना दी गई। ये सब क्या कहलाएगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। एनी डाउट्स क्लियर, एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर, नो डाउट्स, कंफर्म, शैल वी कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है ध्यान देंगे हम, क्या है हमारा अगला टॉपिक। चलिए अब एक बात और आपको ध्यान से समझनी है, ध्यान देना कि हम अगर बात करें तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये बात आप वैसे भी क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो। कौन सी एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा कितनी टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप्स की। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी।
ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब कि इस एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर से जो क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल, इसको प्रोसेस करके क्या बनाया जा रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह सब किसमें आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और टर्शरी कौन है, जो इन दोनों को क्या करे, हेल्प करे, इन दोनों को जो सपोर्ट करे, सर्विस सेक्टर, वो क्या कहलाता है, टर्शरी इंडस्ट्री कहलाता है। तो इससे अब एक चीज क्लियर हो जाती है हमारे पास कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का हमारे पास पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है बेटा, एक सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है बेटा, एक सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है, क्योंकि प्राइमरी मटेरियल मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होता है। अब एक और सबसे अच्छी चीज कि जो इंडस्ट्रीज है इनका और क्या इंपॉर्टेंस है, What are the importance of secondary industries? देखो, अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मेजर करनी है, क्या बात करें बेटा, अगर अपन वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है तो उसके लिए देखा जाता है कि उस कंट्री के अंदर, क्या बात करें, अगर हम किसी भी कंट्री की अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है तो उस कंट्री के अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कितना है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप मानी जाएगी। क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब पॉसिबल है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंडस्ट्रीज लगी हुई है मतलब लोगों के पास पैसा है, वहां पर पैसा है, इंडस्ट्री लगेंगे तो गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन होगा तो कंट्री में कितना कंज्यूम कर लोगे आप, तो आप उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उससे क्या आ रही है, फॉरेन करेंसी भी आ रही है, तो वो भी आपकी कंट्री की डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया हो जाएगा। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कम, इसका मतलब आपकी कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी खूब है। तो ये सब चीजें क्या है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मतलब इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना अवेलेबल है, इस चीज पर वो डिपेंड करता है। क्या लिखा है, ध्यान देना, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किस तरह की रहने वाली है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? नो सर। ओके ओके, तो फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे, ध्यान दीजिए आगे क्या है। अब ध्यान से हमें समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है बेटा ध्यान से आपको, कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों हम इस बात पे हमेशा जोर दिया जाता है कि एक कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एक कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्या होगा बेटा, एक कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कंट्री उतना ही ग्रो करेगी, वो कंट्री क्या करेगी, उतना ही डेवलप होगी। क्या इंपॉर्टेंस है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। इफ वी टॉक अबाउट, तो if we talk about importance of manufacturing, अगर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए हम समझते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन है। एक कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप होगी ये उस पर डिपेंड करता है
कि उस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज्यादा होती है, उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस क्या है। क्लियर? अच्छा, अब क्यों है लेकिन ऐसा, क्यों किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? कोई तो कारण होगा उसके पीछे। तो चलिए समझते हैं उन कारणों को। सबसे पहली चीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। क्या रीजन दिया सबसे पहला? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना मतलब अच्छा टॉपिक है। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, याद करो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में क्या था? पुराने हथियार औजार वगैरह टूल्स को यूज में लेकर, ओल्ड फैशन्ड टूल्स को यूज में लेकर। सबसिस्टेंस में क्या था? मॉडर्न टूल्स को यूज में लेकर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। मॉडर्न टूल्स मतलब ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए। ये कहां बनेंगे? अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो क्या इनका प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं है। क्या इनका प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं है। बात समझ में आ रही ना आपको? तो एक चीज क्या है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन अगर करना है, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन, एक रीजन तो ये समझ में आया। दूसरा रीजन और समझते हैं, ध्यान समझना। इंडस्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? प्रोडक्शन करना होगा उनको। तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? देखो इसको ना मैं समझाता हूं आपको, देखो ध्यान देना। इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन। बहुत आसान से समझेंगे हम। प्रोडक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर में एक बात समझना कि एग्रीकल्चर में क्या ग्रो होती है? क्रॉप। अब क्रॉप को आप दो तरीके से देख लो। एक तो होगी ट्रेडिशनल क्रॉप्स, जो कि आज तक नॉर्मली खाने पीने के लिए लोग ग्रो कर रहे थे। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम कुछ और क्रॉप ग्रो करें जिससे हमारी इनकम बढ़े। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि वो कोई और क्रॉप करेंगे तो बेचेंगे कहां पे? वीट ग्रो कर लिया, मस्टर्ड ग्रो कर लिया, ये सब चीजें खाने पीने की चीजें ग्रो कर ली उन्होंने। लेकिन अब उनको क्या लगता है? कॉटन भी ग्रो करना चाहिए, सीसमम ग्रो करना चाहिए, पल्सेस ग्रो करनी चाहिए। लेकिन उनको दिक्कत ही बेचेंगे कहां पर? नॉर्मली कंज्यूम नहीं होती है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो फार्मर्स क्या करेंगे? कॉमर्शियल क्रॉप्स को क्या करेंगे? वो लोग ग्रो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वो लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी ग्रो करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्या होगा बेटा? कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी फार्मर्स क्या करेंगे? ग्रो करना शुरू होंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? फार्मिंग का मॉडर्नाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? एग्रीकल्चर में अब तक जहां पर पुरानी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता, अब न्यू क्रॉप्स को भी क्या किया? ग्रो किया जाएगा। क्लियर? मॉडर्नाइजेशन हो गया। एक और एक चीज होगी। दूसरी बात, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया हमेशा क्या रहा है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है। इंडिया में आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सा काम करती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्या होंगी? आएंगी। जॉब्स आएंगी तो ऐसे लोग जो अब तक केवल एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी डिपेंडेंसी क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर खत्म हो जाएगी। क्या होगी? उनकी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो वही लिखा है, इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करेंगे? उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगी। पहला इंपॉर्टेंस समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? बात करें आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय गरीबी की चपेट में था पूरी तरह से।
क्या था बेटा? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पूरी तरह से क्या था? गरीबी और बेरोजगारी। हालांकि वो गरीबी और बेरोजगारी आज भी देश में है, लेकिन अगर हम बात करें कि उस पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात करें, उस अनएम्प्लॉयमेंट की रिड्यूस करने की बात करें, क्या करें? अगर हम बात उस पॉवर्टी को अगर हम रिड्यूस करने की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की बात करें, तो वो सब केवल कब पॉसिबल होगा? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। ये सब चीजें कब पॉसिबल है? जॉब्स कब बढ़ेंगी? जब इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी। और जॉब्स अवेलेबल कब होंगी? जब इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक और बेनिफिट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का एक और इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। क्लियर? कैसे? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स वर सेटअप इन इंडिया। इसी वजह से इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लगाई गई, सरकार द्वारा नई नई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। जॉइंट वेंचर मतलब जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जिन इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं वो सेटअप की गई। क्यों? टू ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखो ये और समझना, रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब समझना। देखो ध्यान देना, हम बात करें दो एरिया, एरिया नंबर ए और एरिया नंबर बी। कौन कौन से दो एरियाज की बात करें बेटा अपन? एरिया नंबर ए और एरिया नंबर बी। एरिया ए की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा अगर अपन? इफ वी टॉक अबाउट एरिया ए, यहां पर इंडस्ट्रीज हैं और यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो ध्यान से समझो कि ऐसे एरियाज जहां पर इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा डेवलप होंगे, या ऐसे एरियाज जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है वो ज्यादा डेवलप होंगे? जहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे। अब ये क्या हो जाएगा? डेवलप्ड। और ये क्या हो जाएगा? नॉट डेवलप्ड। तो अब अचानक से स्थिति क्या बन गई कि देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं है। देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर क्या है? डेवलपमेंट है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं है। तो जहां पर डेवलपमेंट है उस एरिया में, जहां डेवलपमेंट नहीं है उन एरिया में एक डिस्पैरिटीज दिखेगा, एक अंतर दिखेगा। तो इस डिस्पैरिटी को दूर करने का तरीका क्या है? यहां भी इंडस्ट्री सेटअप करो। अब आदमी यहां पर बेसिकली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो यहां पर इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे ताकि लोग यहां पर, और लोगों को प्रमोट करे, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे कि ऐसे एरियाज में भी क्या किया जाए? इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। क्लियर? तो वही बात यहां लिखी है, ताकि क्यों? ताकि इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाए। कहां से कर? ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करके, सेटअप करके जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको खत्म करने का प्रयास करना। वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा? इंडस्ट्रीज की वजह से। तो दो इंपॉर्टेंस समझ में आए। पहला इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, दूसरा इंपॉर्टेंस कंट्री के अंदर पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का काम करता है, रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करने का काम करता है। और क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा होगी, एक और इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? कि मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। ये अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था बेटा? मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्या होगा? अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो उसको क्या करेंगे? हम किसी दूसरी जगह, दूसरी कंट्रीज में बेच पाएंगे। अब दूसरी कंट्रीज में बेच पाएंगे तो क्या होगी? हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी जब आती है मतलब एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, और जिस कंट्री के पास जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी होती है ना, वो कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। तो एक और इंपॉर्टेंस हुआ
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलता है, ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? और देखें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है बेटा, ये रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू गुड्स में कन्वर्ट करती है। वुड, लकड़ी की वैल्यू नहीं है, लेकिन उस लकड़ी से अगर फर्नीचर बन जाए तो उस फर्नीचर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो फर्नीचर अलग अलग वैल्यू पर बेचा जाता है। क्लियर? तो वही लिखा है यहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म्स देयर रॉ मटेरियल इन द कंट्री इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स विच प्रोवाइड हायर वैल्यू फॉर गुड्स। जिससे गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है और देश में क्या आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, प्रोस्पेरिटी समृद्धि आती है। इंडियाज prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। जितनी ज्यादा हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, इंडिया उतनी ही जल्दी प्रॉस्पेरस होता हुआ चला जाएगा। तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी किस पर डिपेंड कर रही है कि इंडिया में कितनी जल्दी क्या आ रहा है, कितनी जल्दी और कितनी वैरायटी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। क्लियर? एनी डाउट्स? क्लियर? आगे बढ़े बेटा अपन, चलिए आगे देखते हैं अपन। तो ये सब क्या हो गया बेटा, हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। इसी इंपॉर्टेंस में हम एक बात और करते हैं, इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक ही चल रहा है बेटा अभी अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही चल रहा है। उसी में देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये दोनों है ना एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। क्या क्या चीजें? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। क्या क्या है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें किस तरह से हैं, चलिए ध्यान दीजिए, उसके ऊपर ध्यान दो। देखो इंडस्ट्रीज होंगी, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, अगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, उन वो इक्विपमेंट्स कहां से आएंगे, इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। क्या लिखा है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से क्या नहीं है बेटा, ये अलग अलग नहीं है। इसी को कहते हैं हम द एग्रो इंडस्ट्रीज। क्या लिखा है, ध्यान देना कि द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं। क्या एग्रो इंडस्ट्रीज का मतलब, दोज इंडस्ट्रीज, ध्यान देना मैं एग्रो इंडस्ट्रीज का मीनिंग बता रहा हूं, दोज इंडस्ट्रीज which produce the products related to agriculture। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, क्या कहलाती है बेटा, एग्रो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो जब से इंडिया में एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है ना, उस तब से ही हमारी इंडिया का एग्रीकल्चर को क्या मिला है, एक अलग ही बूस्ट मिला है। क्या मिला है तब से तब से क्या मिला है, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला है बेटा, एक अलग ही लेवल का बूस्ट मिला है। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज क्या है, अपना प्रोडक्शन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। और इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है वो किसको बेचती है, उन्हीं फार्मर्स को बेच देती है ना। तो वही लिखा है एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स टू फार्मर्स। जैसे हम इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को क्या देता है, रॉ मटेरियल, जबकि इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को क्या देती है, इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स। ये सब कहां से मिलते हैं, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स होते हैं ना, इरिगेशन के लिए जो काम आते हैं, पानी छोड़ने के लिए जो काम आते हैं, मशीन्स एंड टूल्स, सब कहां से आते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज से ही मिलते हैं। किसको, फार्मर्स को। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और क्या लिखा है ध्यान देना। अच्छा,
इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम एक बात और पढ़ रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन, देखो केवल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना ही बहुत जरूरी नहीं है। आज का समय कौन सा समय? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हर कंट्री के अंदर हर कंट्री का माल बेचा जा रहा है। एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को इजीली क्या किया जा रहा है? सेल किया जा रहा है। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब आवर कंट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। जरूरी क्या है कि हमारा देश को अगर और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने की जरूरत है। कंपटीशन में बने रहना है, एफिशिएंट बने रहना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि केवल खुद के लिए प्रोडक्शन कर लो सफिशिएंट है, नहीं। खुद के लिए प्रोडक्शन करने के साथ साथ हमें ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्टैंड करा सकें, जिनकी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, वो उनके इक्विवेलेंट हो सके। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि कंपटीशन कैसा है? ग्लोबल है। इसमें केवल सेल्फ सफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट से वो क्या होने चाहिए? रिलेट कंपटीशन में रहने चाहिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाता है। बाकी अगला टॉपिक है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। उन बहुत सारी चीजों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, हमने हरीश की स्टोरी चैप्टर को शुरू किया था, हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा क्या होता है। हमने साथ में इस चैप्टर के अंदर और क्या पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है वो पढ़ा। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, मैन्युफैक्चरिंग होना क्या होता है? एक जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस भी हमने इस चैप्टर के अंदर देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में डिपेंडेंट है। फिर हमने ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट देखा जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही था। आगे हम बढ़ते हैं, आज एक अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज की क्लास में हम। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? our नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज का हमारी नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? ये जो टॉपिक है ना बेटा, पूरा फैक्चुअल टॉपिक है। फैक्ट्स है इसके अंदर, ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, बस आपको याद रखने वाली चीजें, ध्यान रखने वाली बातें हैं। फैक्चुअल टॉपिक है। क्या है टॉपिक हमारा? कि ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स का मतलब 20 ईयर्स। अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अगर हम पिछले 20 सालों की देखें तो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है? 17%। What is the contribution of manufacturing sector in our GDP? क्या है बेटा वो? 17%. Out of a total of 27% for the industry, which includes 10% from mining, quarrying, electricity and gas. Total industries में mining भी आती है, quarrying भी आती है, electricity भी आती है, तो वो भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का 10%, टोटल 20%, 27% इंडस्ट्रियल। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कितना हो गया? 10%। और जो प्रोडक्शन है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 17%। 27 टोटल, जिसमें से 17 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और 10% अदर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आई? अब क्या
ये ठीक है? अच्छा है क्या? बात समझने ठीक है, मतलब 17% है, ये हमको समझ में आ गया कि 17% कंट्रीब्यूशन है, पर ये 17% अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, क्या है? हमें इस बात की जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि 17% कंट्रीब्यूशन कैसा है। सिंपल सी बात है बेटा कि 17% कंट्रीब्यूशन कैसा है, अगर हमें पता करना है, जैसे मान लो अगर बात करें किसी बच्चे का 90% स्कोर आए, तो यार क्या 90% अच्छे हैं क्या? तो उसका पता कैसे लगेगा? जब हम उसी क्लास के बाकी बच्चों से उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर और क्लास के बाकी बच्चों के 99, 98 आ रहे हैं तो उसका कम है स्कोर, अगर क्लास के बाकी बच्चों के स्कोर 70 बिलो है तो मतलब उसका स्कोर बहुत अच्छा है। तो वही चीज है, हमें इस बात का पता लगाने के लिए कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 17% है, तो वो 17% कंट्रीब्यूशन अच्छा है या बुरा है, इसके लिए हमने क्या किया, एशियन इकोनॉमी से इसको कंपेयर किया, तो हमने पाया कि हम उनका कंट्रीब्यूशन 25 to 35% है। मतलब मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है 25, मैक्सिमम कितना है 35, और हमारा तो कितना है केवल 17। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, ये बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। अब इसके लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब और क्या लिखा है ध्यान देंगे आप, देखो अब इसको एनालाइज किया गया, थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेलिंग में बात करें तो क्या देखने को मिला हमें कि द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट, क्या चीज, ग्रोथ रेट की बात करें कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों में कितनी है, अराउंड 7% पर एनम। जबकि कितनी है बेटा ग्रोथ रेट, 7% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रही है। जबकि हमने डिजायर क्या रखी थी कि अगले डिकेड में ये कितना होगा, 12% पर एनम होना चाहिए। उसकी बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल है ना, तो 20 साल में से जब पहले 10 साल निकले तो ये उम्मीद की अगले 10 सालों में कितना होगा, 12% के हिसाब से क्या होना चाहिए, ग्रोथ रेट होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअलिटी में हुआ क्या कि ये 2003 से बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। 12% तो अभी भी नहीं हो रहा है, 9 to 10% पर एनम के हिसाब से भी क्या हो रही है, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, जो कि बहुत कम है। तो फिर क्या करें, कम है, कुछ न कुछ तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, आगे कैसे इसको बढ़ाएं, क्या इसका कोई तरीका है? तो उसके लिए हम बात करते हैं कि विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनाए, क्या करे सरकार इसके लिए, अगर प्रॉपर पॉलिसीज बनाए एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, और इंडस्ट्रीज का जो एफर्ट्स हैं वो भी बढ़े। इंडस्ट्रीज अब तक जो जहां इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं उनके जो प्रयास है अगर उसमें और तेजी आए, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो ये उम्मीद की जाती है, हमारे अर्थशास्त्री उम्मीद करते हैं कि अगले 10 सालों में हम हमारा जो टारगेट है 12% परिणाम का उसको इजीली अचीव करने के लिए, उसके लिए सरकार को और इंडस्ट्रीज को दोनों को मिलकर क्या करना होगा, काम करना होगा, दोनों को मिलकर एक साथ आगे आना होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा, और सरकार ने इसके लिए क्या किया है? ऐसा नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। आपसे पूछ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय NMCC, क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। उसकी स्थापना की गई इसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? ताकि हमारे यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिल सके। क्लियर? एनी डाउट्स टिल हियर? इफ नॉट, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। एनी डाउट्स टिल हियर? नो सर। चलिए आगे बात करें बेटा फिर अपन। ध्यान दीजिए बेटा, क्या समझना है हमको, ध्यान देते हैं अपन। अब देखो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारा अगला टॉपिक क्या है? इंडस्ट्रियल
लोकेशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है बेटा? व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्रियल लोकेशन? क्या मतलब है इसका? क्या समझते हैं हम इस बात से? किससे? व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्रियल लोकेशन? देखो एक बात समझना, किसी भी इंडस्ट्री को लगाना, मतलब इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, क्या उतना ही सफिशिएंट है? नहीं। जरूरी क्या है कि वो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट भी कमाए। इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज लगा दी और सारी इंडस्ट्रीज काहे में जा रही है? प्रॉपर लॉस में जा रही है। तो क्या ऐसी इंडस्ट्रीज को लगाना अच्छा होता है? क्या ठीक होगा? नहीं होगा। ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना कभी भी अच्छा नहीं होगा। कौन सी इंडस्ट्रीज? जिन पे लॉस हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज का प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल कब होंगी? व्हेन द इंडस्ट्रीज विल बी प्रॉफिटेबल, जब वो इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसी जगह पर होगी जहां पर सब कुछ अवेलेबल हो। आज हम बात करें कि मान लो आपको कोई शॉप ओपन करनी है। अब आप शॉप कहां करो? रणथंभौर के जंगलों में जाके ओपन कर दो, क्या वहां प्रॉफिट कमा पाओगे? किसको? जानवरों को थोड़ी ना बेचोगे प्रोडक्ट। क्या एनिमल्स को हमारे प्रोडक्ट बेचेंगे? नहीं बेच पाएंगे ना, तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम ऐसी जगह पर शॉप ओपन करें जहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल हो सके। वो कब अवेलेबल होगा? जब वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। दोनों चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उन बहुत सारे फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में दो चीजें, एक तो अवेलेबल हो, और अवेलेबल कैसे हो? लोएस्ट कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पर क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, तभी जाकर प्रॉफिट होगा। पता लगे रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, तो इंडस्ट्रीज तो लगा दी लेकिन वो बेकार पड़ी हैं। क्यों बेकार पड़ी हैं? वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, पहला फैक्टर। दूसरा, आपको फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? लेबर चाहिए, तो लेबर वहां पर अवेलेबल हो। लेबर कैसी अवेलेबल हो? स्किल्ड, जो कि आपने जो फैक्ट्री सेटअप किया है उसके ऊपर काम कर सके, वो काम उनको आए। लोग तो बहुत हैं लेकिन काम ही नहीं आता, ना वो सीखना चाहते हैं। तो ऐसी लेबर के होने से कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। पहली बात तो लेबर अवेलेबल हो, और अवेलेबल भी हो तो कैसी हो? स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कर सके। इसके अलावा और क्या? कैपिटल, पैसा होना चाहिए। पैसा ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कहां से चलेंगी? इंडस्ट्रीज के तो पैसा, कैपिटल हर चीज के लिए चाहिए। पैसा किसके लिए चाहिए? इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को पेमेंट करने, हर चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो वो पैसा होगा तभी तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज सेटअप हो पाएंगी। चलो सब कुछ मिल गया लेकिन उस एरिया में लाइट ही नहीं आती। लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी, पैसा भी है, लाइट नहीं आती। अब लाइट नहीं आएगी तो क्या इंडस्ट्रीज चल पाएंगी? आपका पैसा भी बेकार, आपकी लेबर भी बेकार, आपका रॉ मटेरियल भी बेकार। तो एरिया ऐसा हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, पावर सप्लाई खूब हो। दूसरा, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जहां पर आपने इंडस्ट्री सेटअप की है, वहां पे आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी हो। खूब लाइट आती है, खूब रॉ मटेरियल है, खूब पैसा है, बना बना के माल भरे जा रहे हो, खरीदने वाला ही नहीं है कोई। मार्केट का मतलब ये नहीं है बेटा कोई लोकेशन, मार्केट का मतलब है पोटेंशियल बायर्स। मार्केट का मतलब क्या है? पोटेंशियल बायर्स, जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा रखते हो, जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा रखते हो। कोई खरीदने वाला होगा तभी तो माल को बनाकर बेच पाओगे। बना कर रखने से क्या होगा? तो ये सारे फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है। पानी भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी, ट्रांसपोर्ट भी, सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी दुनिया में कोई भी लोकेशन है क्या जहां पर ये सब चीजें मिल जाए? नहीं, बहुत रेयर चांस है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी जगह मिल जाए जहां पर ये सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए। संभव ही नहीं हो पाता है। मेटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी, कैपिटल मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा, तो मार्केट नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल गया, लेबर नहीं मिली, लेबर नहीं मिल गया, रॉ मटेरियल, मतलब कोई ना कोई शॉर्टेज वहां पर क्या होती है? चलती रहती है। तो रेयरली, इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस।
एक जगह पर सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो जाएं संभव नहीं है, इसलिए बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम उसकी नीड के हिसाब से जो चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट करके और अपनी लिए एक फेवरेबल लोकेशन अवेलेबल करवा लेनी चाहिए. सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट लोकेशन इज मस्ट. इसलिए अगर आपको अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाना है तो एक लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन ढूंढना जरूरी है इंडस्ट्रीज के लिए. ऑल द फैक्टर्स आर इधर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट. या तो ये सारे फैक्टर्स वहां अवेलेबल हो या कम से कम कॉस्ट पर आप अरेंज कर सको, दोनों चीजें जरूरी है. क्लियर बताया ना मैंने अभी, सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे हो या तो अवेलेबल हो तो कम से कैसे हो, लोएस्ट कॉस्ट पे. क्लियर, आगे बढ़े बेटा. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंडस्ट्रियल लोकेशन. अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. मतलब जहां इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो जाएगी ना, वो जगह अपने आप शहर बनती हुई चली जाएगी. अब बहुत दूर मत जाओ, बहुत दूर मत जाओ. आप जयपुर की बात करें, जयपुर में अगर या तो आपको पता होगा, पता नहीं है तो ना अपने फादर से जो आपके घर में बड़े हैं ना उनसे पूछना. आज के 10 साल 12 साल पहले जयपुर की, आज जिनको हम जयपुर की मेन लोकेशन कहते हैं, प्रतापनगर, सांगानेर, वाटिका, सीतापुरा, ये सब क्या थे, छोटे छोटे गांव थे. ये प्रॉपर जयपुर का हिस्सा नहीं है. लेकिन यहां पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से क्या हुआ, यहां पर इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई. इंडस्ट्रीज जहां जहां लगती जाएंगी वहां पर अर्बनाइजेशन होता जाएगा, वो एरिया शहरों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे. क्या होंगे वो एरियाज, शहरीकरण वहां पर होता हुआ चला जाएगा, शहर बनते हुए चले जाएंगे. तभी हमने यहां पर एक लाइन लिखी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. क्लियर, क्यों, क्योंकि देखो शहर होगा ना तो शहर में मार्केट बनता है. शहर का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग होंगे तो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले पोटेंशियल बायर्स खूब हो जाएंगे, तो वहां पर क्या बन जाता है, एक मार्केट बन जाता है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड, और जब शहर होंगे, जब लोग आएंगे ना तो बड़ी बड़ी सर्विस सेक्टर में आते हैं, बैंक भी वहां ओपन हो जाते हैं, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस भी बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी वहां पर फिर चालू हो जाता है, वहां पर लेबर भी, लोग हैं तो क्या है, वही लोग तो काम करेंगे, लेबर आ जाती है वहां पर, मतलब सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है जो कि एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है. तो वही बात लिखी है कि सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस एटसेट्रा टू द इंडस्ट्री. क्लियर, एनी डाउट्स क्लियर. आगे बढ़ते हैं अपन, एक और नया वर्ड आया आपके सामने, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. अब ये एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है उस पर ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आप समझना, एक बहुत अच्छी बात समझना बेटा, ध्यान देना कि आप एक बात बताओ, आज क्यों कोटा एजुकेशन हब बन गया. आप कोटा की बात करें तो कोटा में सारी कोचिंग्स, पूरा का पूरा एजुकेशन सेटअप कोटा में है ना. गुजरात की बात कर लो, स्पेशली सूरत की, पूरा क्लॉथ मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट वहां पर है. क्यों आज कोई भी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको सूरत दिखाई देता है, क्योंकि अब कोटा अगर एजुकेशन सेक्टर में हमको जाना है तो अब एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज चाहिए ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को, वो ऑलरेडी कोटा में अवेलेबल है. क्यों है, क्योंकि वहां पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं. क्या होता है कि जब एक ही टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह होती है ना, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, वो सब एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को सेटअप कर लेती है. क्यों, ताकि वो उनकी जो नीड है ना उन सबको मिलजुल कर वो पूरा कर सकें. क्या कर सकें, उन सबको वो मिलजुल कर पूरा कर सकें. और यही व्यवस्था क्या कहलाती है बेटा, दैट इज नॉन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. देखो वर्ड टू वर्ड समझते हैं हम. एग्लोमरेशन इकोनॉमीज रेफर्स बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द फर्म्स एंड पीपल. फर्म्स और लोगों द्वारा जो बेनिफिट्स मिलते हैं when they come together, जब वो एक साथ आएंगे, to make use of advantages offered by the urban centers. बड़े बड़े शहर जो बने उन शहरों में जो बेनिफिट मिल रहा है, शहर जो बेनिफिट दे रहे हैं, वो बेनिफिट सब मिलजुल कर लेंगे, that have
दैट प्रूव हेल्पफुल टू देम, जो कि उनको अपना बिजनेस रन करने के लिए क्या होंगे, मददगार साबित होंगे। क्लियर? एनी डाउट चलिए? बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। आप लोगों के पास? चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। सारी इंडस्ट्री जब एक साथ आती हैं ताकि अर्बन सेंटर्स में जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनका वो बेनिफिट ले सकें। क्या कहलाती है वो? अग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहलाती हैं। क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े कंफर्म? तो देखिए अब और क्या लिखा है, ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अगला टॉपिक क्या आ गया बेटा हमारा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। आजादी के पहले, आजादी के पहले हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की क्या स्थिति थी? चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, प्रिंटिंग वाला पढ़ा था ना हमने, ठीक है? उसमें क्या था, हमने उसमें पढ़ा था ना कि आजादी के पहले हमारे यहां पर इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या थी, कैसे होती थी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग? रूरल एरियाज में। और जब हमारे यहां पर क्या आए थे बेटा, अंग्रेज आ गए थे, तो उन्होंने कहां पर? कोस्टल एरियाज में, सूरत में, ठीक है, बंगाल में, इधर मद्रास में, यहां पर क्या किए थे उन्होंने? अपने सेंटर्स बनाए थे। क्यों बनाए थे उन्होंने यहां पर अपने सेंटर्स? रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि उनको यहां से जो भी प्रोडक्ट मिलना था वो उनको एक्सपोर्ट करके ले जाना था। तो उन्होंने यहां पर क्या किया? अपने सेंटर्स बना लिए। लोकेटेड एट इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। किस हिसाब से बने वो? ओवरसीज ट्रेड के हिसाब से। दूसरे देशों में उनको क्या करना था? अपना प्रोडक्ट लेकर जाना था। इसी हिसाब से उन्होंने क्या किए थे बेटा? अपने सेंटर्स बनाए थे। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, जैसे मुंबई, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई मद्रास के अंदर है ना, तो यहीं पर इन्होंने क्या किए थे? अपने सेंटर्स डेवलप किए थे। क्यों किए थे? ताकि यहां से इनके लिए एक्सपोर्ट करना इजी हो जाए। कॉन्सिक्वेंटली there emerged certain pockets of industrially developed urban centers। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए? इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स बन गए, सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। सराउंडेड बाय, तो को समझना, ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। देखो समझाता हूं मैं आपको, समझना ध्यान से, क्या बात पढ़ रहे हैं अपन। देखो, ये पहले मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे बने थे ना कोस्टल एरियाज पे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम यहां बात करें, यहां पर ये दिल्ली आ गया, यहां पर एक मेन सेंटर बन गया था आपका, इंदौर वगैरह का सेंटर भी यहां पर बन गया था, है ना? क्यों बन गए थे? ये मेन सेंटर बन गए थे। क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे तो दिल्ली क्यों बना कि दिल्ली के आसपास बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज थे जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता था। यहां पर इंडस्ट्री लगाने का फायदा क्या है? एक तो गांव में एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एज ए रॉ मटेरियल काम आ जाएंगे। अब आप अगर यहां सेंटर लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, तो ये तो केवल एक्सपोर्ट करने के काम आएगा ना। लेकिन जो लोग इंडिया के डोमेस्टिक यूजर्स हैं, कौन से यूजर्स हैं बेटा? जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो धीरे धीरे जब इनके पास इनकम बढ़ी, डोमेस्टिक यूजर्स के पास, इनके पास पैसा आया, इनका कंजप्शन बढ़ा, तो इनके लिए भी प्रोडक्शन चाहिए। तो इनके लिए प्रोडक्शन के लिए हम इन सेंटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। इनके लिए सेंटर्स कहां बन गए? इस तरह से। हिंटरलैंड का मतलब ये दिल्ली एक एरिया हो गया और चारों तरफ रूरल एरियाज। आप दिल्ली के आसपास देखो, पूरे के पूरे ग्रामीण इलाके। आप इंदौर देख लो, इंदौर के आसपास पूरा का पूरा क्या देखने को मिलेगा? रूरल एरियाज देखने को मिलेंगे। आप जयपुर देख लो, जयपुर के आसपास क्या मिलेंगे? पूरे रूरल एरियाज देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है बेटा? हिंटरलैंड। क्या कहता है ये? हिंटरलैंड, जो कि एग्रीकल्चरली सराउंडेड है चारों तरफ से, जिनके चारों तरफ कोई सा भी सेंटर ले लो आप, अब सबके साथ आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है? इसका रीजन क्या है? देखो रीजन भी दिया है कि द की डिसीजन टू द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट।
कम से कम कॉस्ट पे होगा ना जब आपका रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। ध्यान देना, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ लाना सस्ता पड़ेगा या यहाँ ले जाना सस्ता पड़ेगा? पास में सस्ता पड़ेगा ना। तो जो भी डिसीजन लिया जाता था इंडस्ट्रीज के लिए उसका मेन सबसे पॉइंट क्या था कि कम से कम कॉस्ट पर वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज डेवलप होना शुरू हो गई कि गवर्नमेंट के डिसीजंस के हिसाब से आपको अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा। इसके अलावा लेबर की अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज में होंगी, स्पेशलाइज्ड लेबर वहीं मिल रही है तो इसलिए इंडस्ट्रीज को वहां पर डेवलप किया गया। तो एक फैक्टर समझ में आया आपको? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े अपन। क्या है हमारा टॉपिक? देखो अब देखो यहां पर समझना, रॉ मटेरियल और देखो इनपुट क्या है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या मनी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल और फैक्टर्स पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों की आवश्यकता होती है। और इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब इन सब से ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लाएंगे। इन सब चीजों को एक जगह थोड़ी अवेलेबल है, अलग अलग जगह, वहां से ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में लाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। उसके बाद फैक्ट्री से क्या चाहिए? आपको प्रोडक्ट, वहां प्रोडक्शन हो जाएगा फैक्ट्री में, प्रोडक्शन होने के बाद क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। तो हर चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, यही बात आपको समझाना चाह रहा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और आपको चार्ट दिया हुआ है, वो क्या समझा रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन कौन सी होती है। व्हाट इज द आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री? देखो ऐसी लोकेशन जहां पर रॉ मटेरियल कम से कम कॉस्ट पर मिले, जहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कम से कम कॉस्ट पर कर सकें। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री साइट, फैक्ट्री साइट के लिए आपने जो लोकेशन चुनी है वो लीस्ट कॉस्ट पे होनी चाहिए और प्रोडक्शन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम से कम होनी चाहिए। बेसिकली सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या हो गया? सब इसका पूरा मतलब लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वही सबसे मेन लोकेशन होती है, वही आइडियल लोकेशन होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जहां पर सारे फैक्टर्स सबसे लीस्ट कॉस्ट पर क्या हो? अवेलेबल हो। क्लियर? आगे बात करें बेटा। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।